असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाने आप लोगों ने? हम लोगों के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। हो सकता है इस वीक में मैं आप लोगों का एक क्विज भी ले लूँ 10 to 15 मिनट्स का, या आधे घंटे का भी हो सकता है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट करो। आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं रहा फिजिक्स में। अच्छा, आज हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज चैप्टर 3, और ये किसके बारे में है? मोशन के बारे में। मोशन क्या होती है? हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका होता है रेस्ट, और एक आपके पास होता है मोशन। ठीक है, रेस्ट में हम क्या, कब होती है कोई भी बॉडी? जब भी उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। और मोशन हम तब कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स, कोई एग्जाम्पल मेरे बच्चों? रेस्ट पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी टेबल है, उस पे अगर कोई बुक पड़ी हुई है, तो वो बुक किस में है? वो रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, जब मैं बॉल को थ्रो करती हूँ, तो बॉल को जब मैं थ्रो कर रही हूँ वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और मैंने बॉल को यहाँ से थ्रो किया और वो यहाँ पे आई, तो बॉल ने क्या की? बॉल ने मोशन की। ठीक है, तो मूवमेंट, मोशन इज बेसिकली मूवमेंट और उसकी पोजीशन का चेंज होना एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। ठीक है, मोशन पढ़ा है ना आप लोगों ने 9th क्लास में भी? मोशन यही होता है ना हमारे पास। ठीक है, आप लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया रेस्ट, एक हो गया मोशन। एक रिलेटिव भी होता है। रिलेटिव में ऐसा होता है कि एक, हमारे पास ये जो सराउंडिंग है ना, ये जो सराउंडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी सराउंडेड की बेसिस पे, इसी एनवायरनमेंट की बेसिस पे एक ही पोजीशन दो देखने वालों को अलग अलग भी फील होती है। कोई बच्चा मुझे एग्जांपल देगा? या 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है रिलेटिव का आप लोगों का, और मेरे बच्चे 11th क्लास में। अगर एक बस जा रही है आपके पास, एक बस है आपके पास, और दो पैसेंजर बैठे हुए हैं। लेट सपोज ये पैसेंजर ए है, ये पैसेंजर बी है, और एक बाहर पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी बंदा बाहर खड़ा हुआ है। अगर पैसेंजर ए बी को देखेगा तो उसे लगेगा कि पैसेंजर बी रेस्ट पे है, गाड़ी मूव कर रही है लेकिन बी अपनी ही जगह पे बैठा हुआ है। लेकिन जो बाहर वाला बंदा होगा उसे क्या लगेगा कि ये जो पैसेंजर है बस के अंदर वो मूव कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में इन्वायरमेंट का डिफरेंस है, सराउंडिंग का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें जो पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे को तो देख रहे हैं लेकिन वो इनसाइड द बस है। इनकी सराउंडिंग और इसकी सराउंडिंग और एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इस तरह आपकी जो सराउंडिंग होती है उसका मोशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के पिछले हैं। गॉट इट? समझ आया बच्चों क्या होती है मोशन? रिलेटिव का क्या कॉन्सेप्ट होता है? अच्छा, अब आपके पास जो वो है डिफरेंस, वो किन किन चीजों का है? आप लोगों ने पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर, जब क्वांटिटीज आपने पढ़ी थी। स्केलर कौन सी होती है, वेक्टर कौन सी होती है? हाँ बच्चे, ऐसी है। स्केलर में हमने ये बात की थी, स्केलर में हमने ये देखा था कि अगर किसी बॉडी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो क्या कहलाती है? स्केलर। वेक्टर में क्या होता था? आपके पास मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट था और उसमें डायरेक्शन भी थी। यही थी ना आपके पास। इसमें फिर आपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी। जिस तरह आपने देखा था कि जो आपके पास स्केलर है वो डिस्टेंस है, इसी का जो देखा था वो था डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह स्केलर में आपने देखी थी स्पीड, और वेक्टर में आपने क्या देखी थी? वेलोसिटी। इसमें आपने और क्या क्या चीज, इसमें आपके पास एक्सेलरेशन आपने देखी थी। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपकी बुक में जिन चीजों का जिक्र है वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अच्छा, स्पीड स्केलर कौन सी क्यों है और वेलोसिटी वेक्टर क्यों है? या डिस्टेंस मेरे बच्चे मुझे बता दें कि डिस्टेंस स्केलर क्यों है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है?
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मुझे ये तो पता है इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन कैसे? अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है और उसे यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है? वो किस पॉइंट पे है? वो पॉइंट ए पे है और उसे पॉइंट बी पे पहुंचना है। तो डिस्टेंस वो किस किस तरह से पहुंच सकता है? वो यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए और फिर यहाँ पे आ जाए। वो जब नहीं होता क्लासरूम में, जब टीचर से पानी का पूछ के जाते हैं तो फिर इसी तरह का कोई पाथ फॉलो हो रहा होता है ना? ऐसे ही है बच्चों। इस तरह आप जा सकते हो, आप ऐसे ऐसे घूम घूम के जा सकते हो, आप किसी तरह भी जा रहे हो लेकिन आप पहुंच रहे इसी पॉइंट पे हो। आपके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है? लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आप सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट रास्ता इख्तियार करो, ठीक है? तो इसमें एक डायरेक्शन है, इसमें कोई डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये आपके पास क्या है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास? जी बच्चे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है? इसमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसी तरह जो स्पीड होती है वो भी आपके पास स्पीड ही बता रही होती है, वेलोसिटी भी चेंज ऑफ पोजीशन ही बता रही होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। डिस्टेंस में भी आपको लेंथ कर्व्ड बताया जा रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी लेंथ कर्व्ड बताया जा रहा होता है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट होता है, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जिस तरह आपके पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड होती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपके पास वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी आपके पास होगी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ तो जिस तरह यूनिट इन लोगों की सेम होती है, जिस तरह डिस्टेंस आपके पास मीटर में होता है और टाइम इसमें होता है, तो मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है? ये भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में कैलकुलेट होता है, क्योंकि लेंथ ही होती है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है आपके पास? लेंथ है, और लेंथ किस में मेजर होती है? लेंथ मीटर में मेजर होती है, मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है? सेम होती है दोनों की यूनिट्स, ठीक है? अगर हम ग्राफिकली इसको देखना चाहे तो वेलोसिटी क्या है कि आपका डिस्टेंस चेंज होगा। मैं कहती हूँ कि एक पॉइंट ऐसे है, कोई भी पाथ है आपका, मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी देखनी है। अगर मैं कहती हूँ ये r1 है, r2 है, तो सिंपली मैं कैसे इसकी वेलोसिटी निकाल सकती हूँ? डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पे चेंज हुआ है? पहले अगर एक इंसान यहाँ पे था, फिर वो ये इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो चेंज आ गया पोजीशन का, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? r2 पे पहुंचा वे वो, और उसने स्टार्ट कहाँ से किया था? उसने r1 से स्टार्ट किया था, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय कितने टाइम में वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? और इसको चेंज चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग चेंज को हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसकी जगह डेल आर भी लिख सकती हूँ, ठीक है? ये आपके पास क्या होती है? ये आपके पास कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी बच्चे को कोई आइडिया है? एनी वन ऑफ यू? किसी बच्चे को कोई आइडिया है? इसमें सिंपली डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम आप ले रहे हो, इसको बहुत स्मॉल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? हम ये कह देते हैं कि आप सपोज कर लो कि टाइम जो है वो अप्रोचेस टू जीरो हो रहा है, ठीक है? हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपका टाइम है वो अप्रोच मतलब बहुत स्मॉल है, कि जीरो के इक्वल है, ठीक है? तो सिंपली डिफरेंस क्या आ जाता है? इधर लिमिट लग जाती है, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, और बाकी यही रहता है। गॉट इट बच्चों? ये आपके पास इंस्टेंटेनियस है, जब आपने क्या कंसीडर किया था कि टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एवरेज है। ये समझ आ गया मेरे बच्चों को? और आप R2 माइनस R1 है ना, इस ये बेसिकली, और ये भी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे R1 और R2 दिया हुआ था, इसलिए मैंने ये कंसीडर किया, ठीक है? ओके।
इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में, अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक्सेलरेशन जो होता है वो बेसिकली चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो मेरे बच्चों से सवाल है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन आएगी? एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। मैं पहले समझा देती हूँ आप लोगों से, फिर इन सवाल का आप लोग मुझे जवाब दोगे। चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है कि मैं बोलती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बॉडी थी, उसने v1 वेलोसिटी कवर की थी पॉइंट ए तक जाने में, देन आफ्टर कुछ टाइम मैंने ये देखा कि उसकी जो वेलोसिटी थी वो इस पॉइंट तक पहुंच गई, और मैंने इसको कह दिया v2। अब मुझे इसमें अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी देखना है ना, तो मेरे पास ये वाली चीज चेंज ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, v2 माइनस v1। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। गॉट इट? vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अभी मैंने आप लोगों को पिछले में बताया था ना, चेंज क्या आएगा, सिर्फ ये रहा। इसमें r2 माइनस r1 डेल्टा t था, एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय t। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या था आपके पास, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो वेलोसिटी होगी, अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी तो वो क्या होगी आपके पास, एक्सीलरेशन। गॉट इट? अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं कहती हूँ कि एक पॉइंट पे था, फिर आफ्टर कुछ टाइम के बाद वो सेकंड पॉइंट पे चला गया, तो मतलब क्या आया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी आपके पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज को मैं डेल वी बाय डेल टी भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और ये भी आपके पास क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे आप लिमिट लगा देते हो और डेल टी को सपोज कर लेते हो कि वो अप्रोचेस टूवर्ड्स जीरो। ठीक है, बाकी वही होगा। अब मेरा जो सवाल था, अब मुझे मेरे बच्चे बताएंगे कि अगर कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगी? जल्दी से बच्चों। क्यों नहीं होगी? आपका जवाब तो सही है कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी, लेकिन क्यों नहीं होगी? कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि लेट सपोज अगर मेरे पास ये ग्राफ था, एक कार थी जिसने 5 सेकेंड्स के अंदर 5 मीटर, 5 सेकेंड्स में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर उसने क्या किया, 10 सेकेंड्स के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो आपकी बॉडी है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो इसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी तो आ ही नहीं रहा ना। चेंज ऑफ वेलोसिटी कब होगी, कि अगर उसने 5 सेकंड में 5 मीटर कवर किया है, तो वो 10 सेकेंड्स में 20 मीटर कवर कर ले, तब ये हो जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही हो जाएगा ना। अगर मैं पिछले वाले का फॉर्मूला हम ना मैथमेटिकली देख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, यूनिफॉर्म में क्या होगा कि अगर ये वाला टाइम के लिए है और वाई एक्सिस अगर आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं कहती हूँ कि उसने 5 सेकंड में कवर किया डिस्टेंस 5 मीटर, 10 सेकेंड्स में किया 10 मीटर। ठीक है, ये मैंने कंसीडर कर लिया कि सपोज कोई कार थी और उसका ग्राफ जो है वो ये बन रहा है। अब मैं इसका निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 5 5। यहाँ पे भी 10 - 5 5, तो चेंज तो आया ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इस केस में उसने 5 सेकेंड्स में 5 मीटर कवर किया है और 10 सेकेंड्स में 20 मीटर कवर किया, अब मैं इसका चेंज निकालूंगी तो तब आपके पास 1 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी, क्योंकि चेंज ही नहीं आ रहा ना। हमने डेफिनेशन में भी क्या लिखा है कि वो चेंज ऑफ वेलोसिटी है। गुड बच्चों, इसका मतलब है मेरे बच्चों को अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गए हैं कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपके पास वेलोसिटी क्या है, और आपके पास एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास है वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ्स। ये टाइम ग्राफ्स क्या होते हैं, हम एक ही अगर कंडीशन को समझ रहे होते हैं तो हमारे पास 3 किस्म के ग्राफ्स होते हैं।
ठीक है, अभी हम लोग टाइम ग्राफ्स देख लेते हैं। मैं वेलोसिटी का आपको बता रही हूँ, इसके बाद एक्सेलरेशन का है वो भी सेम है, वो मेरे बच्चे खुद करेंगे। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करती हूँ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर मैं करूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इससे मुझे क्या पता लग रहा है? डिस्टेंस हमेशा किस एक्सिस पे ड्रॉ होता है? वाई पे, और टाइम हमेशा किस पे होता है? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब मैं 3 तरीके से अपने ग्राफ्स ड्रॉ कर सकती हूँ। एक मैंने कहा ये वाला आपके पास क्या है? टाइम, और ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा है आपके पास टाइम, ये क्या है? डिस्टेंस। इसी तरह आपके पास तीसरा जो है ये है आपके पास टाइम, और ये क्या है? डिस्टेंस। एक मैंने कहा कि जो मोशन है बॉडी की वो कुछ ऐसी है, दूसरे में मैंने कहा कि जो मोशन है बॉडी की वो कुछ ऐसी है, और तीसरे में मैंने कहा जो मोशन है वो बॉडी की ऐसी है। तो इन ग्राफ से कुछ समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? यहाँ पे तो मुझे ये पता लग रहा है कि बॉडी जो है रेस्ट पे है ना, कोई मोशन ही नहीं आ रही, यही है ना? इसका क्या मतलब है कि बॉडी ने कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर किया, नो डिस्टेंस कवर, रेस्ट पे है वो। इनिशियल जो उसका पॉइंट था वही उसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 मीटर है तो 15 मीटर ही है। अगर उसने 5 सेकेंड्स में 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो 10 सेकेंड्स में भी वो 15 मीटर पे ही है, 15 सेकेंड्स में भी वो 15 मीटर पे ही है। इसका मतलब है और कोई डिस्टेंस तो कवर्ड हुआ ही नहीं। बॉडी किस पे हुई? बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हुई। पहले ग्राफ ने तो मुझे ये बता दिया, दूसरा ग्राफ अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। दूसरा ग्राफ मुझे ये बता रहा है कि जो आपकी बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ ये वाला आपके पास 0.5 सेकेंड्स में उसने 5 किया, 10 सेकेंड्स में और 15 सेकेंड्स में, 15 सेकेंड्स में उसने 15 किया और 10 सेकेंड्स में उसने 10 किया। ठीक है, ये आपके पास है। तो मैं अगर इसका निकालने चाहूँ स्पीड, तो मैं कैसे निकालती हूँ? स्पीड कैसे निकालूंगी मैं ऑब्जेक्ट की? बेसिकली स्लोप से निकलती है। अगर मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि ये वाला पॉइंट आपका ए है और ये वाला पॉइंट आपके पास बी है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पीड निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होती है? मैं अगर लाइन ए बी का स्लोप निकालूं तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी, और ये कैसे निकलेगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है? 5 से लेके 15 तक। फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, 15 माइनस 5, और टाइम में भी फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। फाइनल बी किस पे है? 15 पे, और इनिशियल क्या है? 5। 15 माइनस 5, दोनों को कैंसिल सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 10/10 और इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ आया बच्चों? ये तो यूनिफॉर्म वाला केस हो गया। कोई मुझे तीसरे केस में बताएगा मैं स्पीड कैसे निकाल सकती हूँ? एनी वन ऑफ यू? अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मैं दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ मुझे इस पॉइंट पे अपनी स्पीड फाइंड करनी है कि क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगी? मैथ्स का कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? एनी आइडिया बच्चों? पहले वाले केस में तो मुझे स्पीड निकालने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बॉडी रेस्ट पे है, स्पीड उसकी 0 है। दूसरे केस में मैंने ये देखा कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी। कभी भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव होगी तो उसकी स्पीड हमेशा 1 आएगी। अब ये तीसरा केस है जिसमें बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, वेरिएबल स्पीड है। तो इस केस में मैं कैसे निकालूंगी? वेरिएबल स्पीड है, इसका क्या मतलब है कि बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर नहीं किया। यही होता है ना नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म कब होती है मोशन? जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल या इक्वल टाइम में या सेम टाइम में कवर नहीं करता। यही होती है ना? तो इस केस में हम लोग किस तरह निकालते हैं? हम लोग ऑलवेज टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पे मुझे चाहिए ना उससे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। टेंजेंट क्या होता है कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट का मुझे निकालनी है स्पीड, वो टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे उसके साथ कंसाइड करेगा।
और किसी पॉइंट पे ज्वाइन नहीं करेगा। तो मैं टेंजेंट के फॉर्मूले से बेसिकली निकालती हूँ। टेंजेंट के फॉर्मूले में मैं ये कंसीडर करूंगी अपना राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है? जल्दी से बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? जब आप राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हो तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हो? साइन थीटा का भी होता है, कॉस थीटा का भी होता है, इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, इसका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। टेंजेंट थीटा क्या होता है? जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कौन सी है? ये वाली साइड ना, ये वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर है। तो आप ये देखोगे कि ये पॉइंट यहाँ पे कितना वाई एक्सिस का आ रहा है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ये 15 है, तो आप क्या कर दोगे 15। फिर आप ये देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ लेट्स सपोज ये इन दोनों का भी डिस्टेंस है आपके पास, ये वाला पॉइंट आपके पास है 5 और ये वाला पॉइंट है 25, तो आप क्या कर दोगे 25 माइनस 5। 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 20। तो ये इस तरह आप निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपली आपने क्या देखा, पहले केस में था कि जब आपके पास बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है, उसमें तो रेस्ट पे है, स्पीड चेंज हो ही नहीं रही, वो उसमें तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड केस में आपने क्या देखा कि जब आपके पास बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी, तो उसमें आपने सिंपली स्लोप के फॉर्मूले से निकाल लिया। थर्ड केस में आपने क्या देखा, जब आपके पास वेरिएबल स्पीड थी, तो वेरिएबल स्पीड पे आप क्या करोगे कि किसी भी अगर पॉइंट पे आपको स्पीड फाइंड करनी है तो आप क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के अपना निकाल लोगे। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एक दफा हम आपकी बुक से भी देख लेते हैं। मैं आप लोगों के माइक्स भी खोल देती हूँ, अगर मेरे बच्चों को कुछ इशू है तो वो पूछ लें। ठीक है, अब आपके जो ग्राफ्स ड्रॉ हुए हुए हैं ना, वो सारे नहीं हुए। जिस तरह मैंने आपको प्रॉपर 3 केसेस में ड्रॉ करवा के दिखाए ना, वैसे नहीं हुए हुए। एक कौन सा केस दिया हुआ है? अच्छा, सिर्फ इसका रेस्ट वाला केस नहीं है। एक केस दिया हुआ है जब आपके पास यूनिफॉर्मली मोशन है, और दूसरा क्या दिया हुआ है? जब आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर फाइंड करनी है पॉइंट 8 पे, तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट। ठीक है, फिर टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है? जीएफ, और बेस क्या है? ईएफ। ठीक है, तो इस तरह आप लोग फाइंड कर लोगे। इसके बाद एक्सीलरेशन है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होता है। देन इसी तरह इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी बिल्कुल सेम है, ये एक दफा आप लोग देख लेना। सिर्फ डिस्टेंस की जगह यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा वाई एक्सिस में। ठीक है, इसके बाद जो ये इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसमें आपको ड्राइव करके नहीं दिखाएगी, डायरेक्ट रिजल्ट बताया हुआ है। तो कल इंशाल्लाह हम इन्हें थोड़ा थोड़ा ड्राइव भी कर लेंगे और ये भी देख लेंगे इसके आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी। कल इंशाल्लाह हम लोग, अगर आप लोगों की क्लास है तो डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्योंकि इसके ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। गॉट इट? यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों को? नो मिस। ओके बच्चों, और असाइनमेंट जल्दी